Welcome to home classes, 12th English, J.K. Bose, Unit 6, Punishment in Kindergarten by Kamala Das. कमला दास ने जन्म लिया 31 मार्च 1934 को और 31 मई 2009 को वो दुनिया से चल बसी। उसका एक मशहूर पेन नेम था, वो था मैड हेविकोटी, और जो उसका मैरिड नाम था वो था कमला दास। वो केरला की रहने वाली थी और केरला में उसको शॉर्ट स्टोरीज से जाना जाता था। उसका नोटेबल वर्क जो है वो है माई स्टोरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, हो सके तो माई स्टोरी को जरूर सर्च कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। कमला दास जो थी वो 15 साल की उम्र में उसने शादी की मैडहेव दास से। तो दास हिंदू फैमिली में उसने जन्म लिया था और उसका हस्बैंड जो है वो 1990 में मर गया। उसने कहा, ओरिजिनल लाइंस उसकी जो है, I felt in love with a Muslim after my husband died। और 1999 में उसने इस्लाम कबूल किया और फिर उसका नाम चेंज हो गया कमला से सुरैया। कमला शादी करना चाहती थी अब्दुल समद, समदानी था वो, और उससे वो 40 साल का था और उस वक्त वो 25 साल की थी। राजा सभा MP एंड बाद में वो मुस्लिम लीग का MLA बना कोलकाता से 2011 में। कहती है कि जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई, वो प्यार में गिरफ्तार हो गई एक मुसलमान के साथ। तो उसने एक लव जहाज जो है वो फिल्म रेडी की थी। ये इसकी कुछ ऑटोबायोग्राफी है। हम चलते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ। Today the world is a little more my own, no need to remember the pain. A blue-frocked woman cast throwing words at me like a pots and pan to drain that honey-colored day of peace. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. फर्स्ट स्टैंजा में ये बोलती है कि मुझे अब दर्द महसूस करना या दर्द याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज मुझे मेरी छोटी सी दुनिया अपनी है। औरत ने जिसका नीला फिराक था, उसने मुझे ऐसे अल्फाज फेंके थे जैसे कि कढ़ाइयाँ और बर्तन फेंकते हैं। मैं अलग सी बैठी हुई थी एक अमन वाले दिन में जो काफी खूबसूरत था। हनी कलर डे तशबीह दी गई है, काफी ज्यादा खूबसूरत था। और उसने मुझे बोला कि तुम दूसरों को ज्वाइन क्यों नहीं करते हो, कितने अजीब से बच्चे हो तुम। On the lawn in the cluster sat my schoolmates sipping sugar cane. They tongued and laughed. Children are funny things. They laughed in the mouth at others' tears. My face in the sun
warmed hedge and smelled the flowers and the pain. लान में ग्रुप में बैठे हुए मेरे स्कूलमेट शुगर कैन या गन्ना पी रहे थे, वो मेरी तरफ मुड़े हंसने लगे क्योंकि बच्चे, एक हंसने वाली चीज होती है, वो हंसे। मत का क्या मतलब होता है? खुशी। वो मेरे आंसू पे हंसे। मत का मतलब होता है खुशी। और क्या? दे लाफ इन मत, वो मेरी खुशी में हंसे। एट अदर्स, यानी कि बच्चों को दूसरों पे हंसना काफी अच्छा लगता है और वो खुश हो जाते हैं दूसरों पे हंसना। I buried my face in the sun, और फिर मैंने अपना जो है वो चेहरा छुपाया सन में जो काफी ज्यादा गर्म था, सूरज में जो काफी ज्यादा गर्म था, और hedges बोलते हैं कांटे और कांटों में। एंड स्मेल्ड द फ्लावर, वहां पे मैंने वो खुशबू सूंघी फूलों की। एंड द पेन, और दर्द भी। The words are muffled now. The laughing face only blurs. The years have sped long and stomping bravely at beloved hops and moving sadly on. इसको halters नहीं पढ़ना, इसको hops पढ़ना, क्योंकि इसकी pronunciation hops है ना कि halters, right? इसकी hops pronunciation है, hops, right? तो क्या बोला इसने? जो अल्फाज थे वो अब भी बड़बड़ा रहे हैं, जो अल्फाज हैं अब भी बड़बड़ा रहे हैं उस हंसने वाले चेहरों पे जो अब काफी ज्यादा धुंधले हो चुके हैं, क्योंकि बहुत पहले की बात है। The years have sped long, बहुत वक्त गुजर चुका है, लेकिन जब मैं पीछे उस पास्ट पे देखती हूँ, मुझे अब भी उस मकाम, हॉप का मतलब होता है मकाम, पे मैं बड़े उदासी से आ जाती हूँ, यानी घूम जाती हूँ, मैं वहीं पहुंच जाती हूँ। My mind has grown an adult peace. अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे अब काफी ज्यादा अमन मिल चुका है। No need to remember that panic day when I lay hidden by a hedge. जब मैं कांटों में छुपी हुई थी, और मुझे वो दर्द भरा दिन अब जरूरत नहीं है याद करने का। By a hedge, watching the still sun standing lonely in the sky. तो मैं उन झाड़ियों से देख रही थी कि स्टील सफेद सूरज अकेला आसमान में खड़ा था। तो पहला मिसरा जो है वो अनमैच्योरिटी के हैं, और जो दूसरे दो मिसरे हैं, पहली दो मिसरे अनमैच्योरिटी के हैं, जो दूसरे दो मिसरे हैं वो मैच्योरिटी वाले मिसरे हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या बोलता है कि इसकी जो हमारे पास एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, थीम्स, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन जो कमला दास के हैं, आइए उनको देखते हैं। द पोम इज warm and muffled and recount the panic of the poetess at the Victoria Garden to which forward it, as Kamala Das tells us in her autobiography. जो कमला दास ने हमें ऑटोबायोग्राफी में कहा है कि जो ये नज़म है काफी गर्म है, बड़बड़ाती है और याद दिलाती है, रिकॉर्ड का मतलब याद दिलाती है इस शायरा को विक्टोरिया गार्डन जिसमें वो थी उसकी याद दिलाती है। She was all alone near the hedge. वो अकेली थी झाड़ियों के बिल्कुल पास में। While other girls were playing at distance, और दूसरी लड़कियां फासले पे खेल रही थी। The poem demonstrates the poet's capacity to smell flowers as well as the pain of being slighted. ये नज़म जो है वो
मुज़ाहिरा करती है, ये वाज़ेह करती है कि पोएट की जो फ्लावर सूंघने की जो कैपेसिटी और उसकी पेन थोड़ी है, वो ज़्यादा नहीं है। It has hardly any suggest a larger meaning. और इसकी ऐसी बहुत बड़ी जो है वो करामत है, मतलब है। Punishment in Kindergarten is a little autobiography poem by the famous Indo-Anglian poet Kamala Das. Punishment in Kindergarten एक छोटी सी ऑटोबायोग्राफिकल पोम है या नज़म है इंडो एंग्लन पोएट कमला दास की, और वो काफी ज्यादा मशहूर भी है। She recalls one of her childhood experience. वो अपना एक बचपन का तजर्बा बयान करती है या याद दिलाती है। When she was in kindergarten, जब वो kindergarten में थी, one day the children were taken for a picnic. जब बच्चे पिकनिक के लिए जा चुके थे या लिए गए थे, all the children except her were playing and making merry. तमाम बच्चे उसके अलावा सब खुशियां मना रहे थे और खेल रहे थे। But she alone kept away from the company of the children. लेकिन वो अकेली थी, बच्चों से दूर। Their teacher, a blue-frocked woman, scolded her, saying, और उनकी जो टीचर थी, जो नीले फ्रॉक में थी और लड़की थी या औरत थी, उसने उसको डांटा ये कहते हुए, Why don't you join the others? What a peculiar child you are. आप दूसरों को ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? आप दूसरों के साथ क्यों नहीं खेलते हो? क्या अजीब से बच्चे आप हो। This hurt all other children who were sipping sugar cans turned in laugh. ये सब बच्चों ने जो है सुना, जो गन्ना पी रहे थे, वो हंसने लगे। They felt it very much. The child felt it very much. बच्चे ने ये काफी ज्यादा दिल पे लिया या महसूस किया। She became sad at the words of teacher. वो उस्ताद की अल्फाजों पे काफी गमगीन हो गई। But the laughter by the children made her sadder. लेकिन जब बच्चों ने उस पे हंसा, वो और भी ज्यादा गमगीन हो गई। She thought that she should have consoled her. उसने सोचा कि उसको तसल्ली होनी चाहिए। Rather than laughing, उसको वो तसल्ली दें। Rather than laughing, बल्कि उस पे ना हंसें। And insulting her, उसकी बेइज्जती ना करें। Filled with sorrow and shame, she hid her face in a hide and wept. गम से भरा हुआ चेहरा और बेइज्जती से भरा हुआ चेहरा उसने झाड़ियों में छुपाया और वहां रोने लगी। This was indeed a painful experience to a little child in a nursery school. नर्सरी स्कूल में छोटे बच्चे के लिए ये दुख भरा तजर्बा था बेशक। Now after many years, she has grown into an adult. बहुत सालों के बाद वो बड़ी हो गई। She has only a faint memory of blue-frocked women and the laughing faces of the children. अब उसको धुंधला सा उसकी याददाश्त में ये मौजूद था कि नीले फ्रॉक वाली औरत और वो हंसते हुए बच्चे। Now she has learned to have an adult peace and happiness in her present state as she as a grown-up person. लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी, उसके दिमाग में अब बहुत ज्यादा अमन था, खुशी थी उसके मौजूदा हालात में, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी। No, there is no need for her to be perturbed about that bitter kindergarten experience. अब
अब उसको कोई भी जरूरत नहीं है कि वो घबरा जाए, वो डिस्टर्ब हो। पर्टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब होना। उस सख्त किंडरगार्टन के एक्सपीरियंस से with her long experience in life, she has learned that life is a mixture of joy and sorrow. उसके बड़े तजर्बे से उसने ये सीखा है जिंदगी में कि जिंदगी गमों और खुशियों का एक मजमुआ है। She remembers how she has experienced both the joy and sorrow of life. उसको याद है कि कैसे उसने तजर्बा किया हुआ है दोनों खुशियों का और गमों का, या दोनों खुशी का या गमी का अपनी जिंदगी में। The long passage of time has taught her many things. ये बहुत लंबा अरसा उसने इस लंबे अरसे में बहुत कुछ सीखा, या इस लंबे अरसे ने उसको बहुत कुछ सिखाया। She is no more a lonely individual as she used to feel when she was a child. अब वो इनफरादी कोई अकेली नहीं है जैसे कि वो पहले महसूस किया करती थी जब वो बच्ची थी। The poet comes to a conclusion. यहाँ पे पोइट या शायरा इस जो है मौके पे या इस कंक्लूजन पे पहुंच चुकी है। There is no need for her to remember that panic day. अब कोई भी जरूरत नहीं है उसको वो जो है सख्त गम वाला दिन याद रखने की। When she hid her face in the height, जब उसने अपने चेहरे को झाड़ियों में छुपाया था। Watching the still white sun, जब वो स्टील सफेद सूरज देख रही थी। That was standing lonely in the sky, जो अकेला आसमान में मौजूद था या खड़ा था। The subject matter of the poem has two parts. इस poem का जो theme है वो दो पार्टों में divide है। First, of which being the description of the painful experience of the kindergarten days, and the second, the adult's attitude to the incident at present when she is no more a child. पहला, जब वो छोटी थी और वो अपने पेनफुल जो है उस की जो नरेशन करती है वो बयान करती है कि जब मैं छोटी थी टीचर ने मुझे डांटा था, ऐसे बरस पड़ी थी जैसे किसी पे इंसान बर्तन बरसाता है। और दूसरा थीम इसी से रिलेटेड है कि जब वो बड़ी हो जाती है और फिर उसका एटीट्यूड और उसका जो इंसिडेंट है प्रेजेंट टाइम पे जो है उस दौर में जब वो चाइल्ड थी वो कैसा है, यानी कि प्रेजेंट दौर में वो चाइल्ड को कैसे देखती है। Thus the major theme of the poem is nostalgia and the sense of moving on with life. तो ये nostalgia है। nostalgia का मतलब होता है एक sentimental longing. sentimental का मतलब होता है जज्बाती, longing का मतलब होता है मोहब्बत, चाहना, एक जज्बाती चाहत है ये, उस पोम की जज्बाती चाहत है। और फिर सेंस ऑफ मूविंग ऑन विद लाइफ, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जिंदगी में चेंज आना और उसके साथ चलना, ये दो थीम्स हैं इसके। आगे बढ़ेंगे। द पोम इज अ वेरी सिंपल इन इट्स कंस्ट्रक्शन। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शंस देखें, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनावटी हालत, अगर हम इसकी बनावटी हालत को देखें तो काफी सादा है। एंड इवन कोलिलोक्वियल इन डिक्शन। कोलिलोक्वियल का क्या मतलब होता है? कोलिलोक्वियल का मतलब होता है कि एक बातचीत वाली, या इसको मकालियाती भी कहते हैं, या इसको गैर हामी भी कहते हैं। इन डिक्शन, डिक्शन मीन्स तर्ज़े कलाम, यानी कि जब उसने बयान किया तो ये एक गैर हामी
या एक बातचीत वाली थी, यार इन इट्स डिलीवरी इट इज वेरी मच लाइक द नैरेटिव ऑफ अ फिल्म। जब उसने इसको बयान किया तो ये हमें ऐसे फिल्म की नैरेशन की तरफ लगी, which goes back, जो कभी पीछे जाती है, and fourth, and the time to bring out a small incident in the life of the poetess which set off her introvert nature that gets all the more pronounced as she grown up। अब क्या किया उसने, ये हमें पीछे लेके जाती है। जैसे हमारे टू स्टैंजास, जो स्टार्टिंग के टू स्टैंजास है, पास्ट की बात कर रही है, और जो हमारे टू स्टैंजास आगे वाले हैं उनमें प्रेजेंट की बात करती है। तो इसने भी यहाँ पे कहा है कि ये एक फिल्म की तरह है जो हमें पीछे लेके जाती है, फिर आगे लेके जाती है टाइम के साथ, स्मॉल इंसिडेंट के साथ जो उसकी जिंदगी में हुई है या पोएट की जिंदगी में हुई है, जो हमें अंदरूनी नेचर की बात करती है, अंदरूनी तबीयत की बात करती है, जो वाज़े तौर पर हमें दिखाई देते हैं जब वो बड़ी हो जाती है। राइट, ये समझ आ गई होगा, आ गया होगा आपको, सॉरी फॉर दैट। In the fact, the incident is a reminder of the fact that the talented usually spend a lonely life right from their beginning। तो हकीकत में क्या होता है, ये जो इंसिडेंट हमें याद दिलाता है वो इस चीज की याद दिलाता है या इस हकीकत की याद दिलाता है कि जो एक टैलेंटेड आदमी होते हैं वो हमेशा अकेले रहते हैं, और वो हमेशा यानी कि अपने चाइल्डहुड से ही अकेले ही रहते हैं। From the psychological perspective too, poem is simply simple only on the surface level। अगर हम देखें तो सरफेस लेवल पे जो इसका सतही दर्जा है वहां पे हमें ये बिल्कुल सिंपल सी दिखाई देती है, लेकिन हम जब पोम के डीप में जाएंगे, इसकी गहराई को देखेंगे तो ये सिंपल नहीं है बल्कि इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। हालांकि आपने देखा यहाँ पे जो है 3 वर्स ऑलमोस्ट इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें इसने जो है जोगमा और फिर सिमिली, मेटाफोर, मेटोनिमी, पर्सोनिफिकेशन, और उसके बाद जो है ये जो है ये चीजें जो है टिंग्स पे इसने जो है इस्तेमाल की है, जो टोन्स इसने इस्तेमाल की हुई है, ये सब फिगर ऑफ स्पीच इसमें इस्तेमाल हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। The tone of the poem is pensive, if not sad। ये पेंसिव है, फिक्रमंद है। सैड उतना नहीं, यहाँ पे हमें ज्यादा फिक्रमंद, गहरी सोच में डूबी हुई है। उतना दुख उसको तो होता नहीं है लेकिन सोचती रहती है। और इवन इन द मैच्योर लाइफ शी इज स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, कि ये जो है वो लिटिल फ्रॉग्ड, सॉरी फ्रॉग्ड वुमेन जो थी, ब्लू फ्रॉग्ड वुमेन, उसने मुझे डांटा था। इट्स अ टोन ऑफ कंप्रोमाइज। ये टोन क्या है, कंप्रोमाइज, समझौते की आवाज है ये। In the face of inevitability। inevitability क्या होती है, वो होता है लाइलाज, यानी कि लाइलाज चेहरे का एक समझौता है, या लाइलाज समझौते की आवाज का एक चेहरा है, ये ऐसे भी कह सकते हैं। तो कमला दास believes in letting go and she does exorcise the minor ghost of her past only to bring out the one she is still haunted with, isolation। अब कमला believes करती है, यकीन करती है आगे जाने में, और वो exorcise करती है, यानी अभी भी वो exorcise में है। exorcise का मतलब होता है भूत उतारना, यानी कि जो उसको वो गम है उसको उतारने की कोशिश करती है। द माइनर गोस्ट ऑफ हर पास्ट, जो छोटा सा भूत उसको गुजरे हुए जमाने में आया था, उससे वो ओनली टू ब्रिंग आउट, सिर्फ ये हासिल करने के लिए या लाने के लिए, शी इज स्टिल हार्टेड, वो अभी भी शिकार है, विद आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, यानी अकेलेपन का अभी भी शिकार है, और उस आइसोलेशन को खत्म करने के लिए वो पीछे का मुदावा करती है। राइट, आप समझ गए होंगे। Kamala Das seems to be saying that though sometimes in times of crisis or loneliness we tend to remember some long forgotten incident of humiliations
It is better to forget and forgive and move on. कमला दास हमें ये कहते हुए दिखाई देती है कि अगरचे कुछ वक्त हमें जो है अकेलापन हमें याद रखता है या याद रखने की जरूरत पड़ती है, बहुत गुजरे हुए इंसिडेंट को जो बेइज्जती का होता है और उस दर्द को, लेकिन ये जरूरी है कि इसको भूल जाओ और माफ करो और आगे बढ़ते रहो. The poem is also testimony to the fact that with the time people tend to forget their pain and move on in the life for better things. अब क्या बोलती है? ये पोम हमें ये शहादत देती है, एविडेंस देती है इस फैक्ट की या इस हकीकत की जो लोगों के साथ होता है कि वो भूल जाते हैं अपने दर्द को और आगे ही बढ़ते जाते हैं अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों के लिए. The images used again here are deceptive, simple. तो जो चीजें या जो शक्लें यहाँ दिखाई गई है वो धोखे वाली शक्लें हैं और काफी सिंपल है. In the tone with the theme of the poem, the images are evocative yet blurred. जो पोम का थीम है और जो उसकी इमेजेस हैं उनके साथ वो एक इवोकेटिव है. इवोकेटिव का क्या मतलब होता है? इवोकेटिव उभारना, वो उभारती है लेकिन अभी भी ब्लर्ड है, धुंधले से है. अगर वो धुंधले से ही है फिर भी वो उभारती है कि ये हुआ था, फिर उसने जो है डांटा था, झाड़ियों में छुप गई थी, वो जो है शुगर कैन पी रहे थे, राइट दैट. तो इवोकेटिव का मतलब होता है उभारना. The teacher's identity gets shrinked to blue shirt, but the words she threw at her are still remembered as old and pain. अब यहाँ पे जो टीचर की आइडेंटिटी है वो जो है वो सुकड़ जाती है. किसमें? ब्लू स्कर्ट में. लेकिन जो वर्ड उसने उस पे फेंके थे वो अब भी याद है. कैसे उसने फेंके थे? जैसे बर्तन फेंकते हैं, यानी कि पॉट एंड पैन का मतलब होता है तो यानी कि सख्त, हार्डली पनिश करना या हार्डली किसी पे बरसना, उसको पॉट्स एंड पैन्स बोलेंगे. एक मुहावरा है, एक फ्रेज है और उसने इसको स्माइल भी कह सकते हैं. तो स्माइल, हाँ स्माइल कह सकते हैं या मेटाफोर, दोनों जो है ये हैं. Though the image is a humorous one, it shows the obnoxiousness of the assault. ये assault की जो assault means हमले की जो है वो क्या कहती है? एक बहबूदी, जो हमला उसने किया था उसकी बहबूदी दिखाती है. Words had haunted the young girls more than the real hearts, and today, after so long time, they have taken a more materialistic form in the memory of the grown person. लेकिन जो वर्ड थे, जो अल्फाज थे, वो उस नौजवान लड़की को काफी ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं, यानी कि रियल चोट से. और आज बहुत देर के बाद अब उन्होंने क्या किया है? एक दुनियावी शक्ल ली हुई है उस लड़की में जो अब बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है उसमें. The image of the hedge and the sun is quite symptomatic of the introverted nature of the poet and the subtle project of her chronic loneliness onto a celestial object. जो शक्ल थी उस झाड़ी की और उस सूरज की, वो अब एक जो है वो निशान बन चुका है उसके अंदरूनी तबीयत का, यानी कि पोएट की अंदरूनी तबीयत का, और एक प्रोजेक्ट है उसके पुराने जो है अकेलेपन का, जो उसको आसमान पे दिखाई देता था. एक सूरज, सेलेस्टियल का मतलब होता है आसमान,
आसमानी बाड़ी, तो आसमानी बाड़ी क्या थी? सूरज। तो synesthetic evocation of the image, the smell of the pen is remarkable for its ज़ोबा। तो ये जो एस्थेटिक जमालियाती जो आभार था तस्वीर का और उस छोटी सी पेन का, वो अभी भी जो है वो एक काबिल तारीफ है, काबिल यादगार है इसके ज़ोगमा के लिए। तो ज़ोगमा किसको बोलते हैं? ज़ोगमा होता है जो वर्ड हम अप्लाई वहां पे करते हैं, लेकिन असल में यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं वर्ड को हम अप्लाई करते हैं दूसरी चीजों पे, यानी कि एक वर्ड को दो मीनिंग पे हम अप्लाई करते हैं, उसको ज़ोगमा कहते हैं। ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। आगे बढ़ेंगे। इट इज नॉट ओनली द अबव मेंशन्ड ज़ोगमा, जो हमने ऊपर जो है ज़ोगमा इस्तेमाल किया है, ये वही नहीं है दैट एड्स द टिंग, ये यहाँ पे टिंग, टिंग का मतलब होता है तेज आवाज भी शामिल करती है टू द पोएम, इस नज्म को। बट आल्सो द सिमिलीज, यहाँ पे सिमिलीज भी है, मेटाफोर भी है, मेटोनिमी भी है और पर्सनिफिकेशन भी है फॉलोइंग लाइंस में, जैसे कि रिस्पेक्टिवली जो हमें नीचे दी हुई लाइन है इसमें बड़े क्या बोलते हैं एक इज्जत के साथ, रिस्पेक्टिवली मींस बहुत इज्जत के साथ दी हुई है ये सब यहाँ पे, जैसे हम देखेंगे throwing words at me like a pot and pan, इसमें पहली में सिमिली है, राइट। the only that colored that honey colored day of peace, तो यहाँ पे इसने क्या इस्तेमाल किया हुआ है? इसमें मेटाफोर है। a blue frocked woman मेटाफोर है। अच्छा, the years have spent a log stopping bravely at beloved hops and moving sadly on, ये एक पर्सोनिफिकेशन है। अब तो मौजूद नहीं ना है वो। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज का मुजस्मा तैयार करना। एब्स्ट्रैक्ट मीन जो वहां पे मौजूद नहीं उसका तैयार करना। एट द नेसेसरी एंड डिस्पेंसेबल रिंग्स ऑफ द पोएट्री टू द लाइन, तो ये एक लाजमी जो है वो एक जो है वो क्या बोलते हैं रिंग पोएट्री को जो है वो ऐड करती है, जोड़ती है इन लाइनों में। आगे बढ़ेंगे। Thus the poem is a true modernistic poem, तो ये एक जदीद दौर की poem है, which at the same time nostalgically remembering an incident of childhood. Nostalgically मैंने nostalgia का word पहले भी इस्तेमाल किया था। Nostalgically का मतलब होता है sentimental जो है longing, और sentimental जज्बाती ख्वाहिश। तो ये जो है एक जज्बाती ख्वाहिश है, उसको याद रखना, चाइल्डहुड का इंसिडेंट। Remembers it not in a moment of glorification, ये जलाल के लिए ही जो है वो इसको याद नहीं रखती है, but as an insight, लेकिन ये insight के लिए भी याद रखती है। Insight means बसीरत into an event of a pain due to inborn desire for isolation and differences, जो उसका अकेलापन और मुख्तलिफ वालापन था, जो इनबर्न डिजायर उसकी डिजायर की वजह से था, तो वो उसको मतलब उसके लिए इसने ये याद रखा हुआ है। Kindergarten thus transformed from a site of celebration of innocence, ये चेंज होता है Kindergarten कहाँ से? celebration of innocence से mourning of loss of innocence तक, यानी कि पहले वो उसको काफी ज्यादा वो innocence की जो है वो याद आती है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, फिर इस पे मौन करती है। मौन मीन्स मौतम करती है कि मेरा इनोसेंस था और फिर जब उसने मुझे वो पॉट्स एंड पेन्स मुझ पे थ्रो किए, तो वो जो है फिर क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उस पे वो फिर मौतम करती है। with a positive note of desiring, with a positive note of desire or capability of learning, और फिर वो इजाजत देती है कि आपको फिर आगे जाना होगा, इसको याद नहीं रखना होगा। Thanks for watching.